सोइल साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपने ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पीछे पढ़ा था, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन जो ह्यूमस का टॉपिक था वो बच गया था उसमें से। मृदा कार्बनिक पदार्थ, सोइल ऑर्गेनिक मैटर। सोइल का जो वेट है फोरोसलाइस का वो है 2 × 10⁻6 kg पर हेक्टर, और नाइट्रोजन स्टेटस ऑफ सोइल है वो है 0.03 से 0.05% नाइट्रोजन, मीन्स 1000 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर। टोटल नाइट्रोजन ऑफ सोइल मीन्स अवेलेबल नाइट्रोजन प्लस फिक्स्ड नाइट्रोजन। भूमि के अंदर दो प्रकार की नाइट्रोजन होती है, जो एक तो पौधों को उपलब्ध होती है और जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है वो पौधों को उपलब्ध नहीं होती है। नेचर ऑफ सोइल ऑर्गेनिक मैटर। मृदा कार्बनिक पदार्थ बिना सड़े हुए एवं पूरी तरह विघटित पदार्थों का सम्मिलित रूप है। सड़ा हुआ अर्थात विघटित कार्बनिक पदार्थ मृदा के खनिज तत्वों से मिलकर सोइल ह्यूमस का निर्माण करता है। ह्यूमस क्या होता है? जब ऑर्गेनिक मैटर है उसके सड़ने गलने के बाद जो काले भूरे रंग का पदार्थ बनता है उसे ही ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस सामान्यतः भूरे या काले रंग का होता है। रासायनिक दृष्टि से ह्यूमस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, रेजिन, मोम और दूसरे इसी तरह के पदार्थों का मिश्रण होता है। ह्यूमस में ये मिश्रित संयुक्त पदार्थ धीरे धीरे मिट्टी के अणुओं के द्वारा खनिज लवणों, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, अमोनिया, मीथेन मुक्त नाइट्रोजन रहित जैविक अम्लों में परिवर्तित होते रहते हैं। ह्यूमस की संरचना में 50% कार्बन, 35% ऑक्सीजन और 5% नाइट्रोजन एवं 5% हाइड्रोजन होता है। मृदा कार्बनिक पदार्थ दो प्रकार की होती हैं, एक ह्यूमिक सब्सटेंस है और दूसरा है नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस। ह्यूमिक सब्सटेंस के अंदर क्या आता है? ऐसे पदार्थ मृदा में बनता है जिसका रंग पीला या भूरा से काला होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय एवं अधिक आणविक भार वाली होती है। घुलनशीलता के आधार पर ह्यूमस पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें पहला है फोल्विक एसिड, दूसरा है ह्यूमिक एसिड और तीसरा है ह्यूमिन। फोल्विक एसिड इसका आणविक भार न्यूनतम होता है ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिन के मुकाबले, तथा अम्ल एवं क्षार दोनों में घुलनशील होता है। दूसरा है ह्यूमिक एसिड, यह मध्यम आणविक भार वाला व क्षार में घुलनशील लेकिन अम्ल में अघुलनशील होता है। ह्यूमिन यह उच्च आणविक भार तथा अम्ल एवं क्षार दोनों में सामान्यतः अघुलनशील होता है। ह्यूमिन पर सूक्ष्म जीवों द्वारा आक्रमण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है अर्थात प्रतिरोधी होता है, जबकि फोल्विक एसिड का विघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से होता है अर्थात यह अधिक संवेदनशील होता है। ये तीनों ह्यूमस के ही रूप हैं, जो जब इनका विघटन होता है ऑर्गेनिक मैटर का तभी इन तीनों का निर्माण होता है। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस के अंतर्गत क्या आता है? पौधों एवं सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले वैसे सभी यौगिकों का वर्ग जिनका अपेक्षाकृत एक निश्चित विशेषता हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, वैक्स है, रेजिन, पिगमेंट एवं निम्न आणविक भार वाले यौगिक। इनमें से अधिकांशतः आसानी से मृदा जीवों द्वारा विघटित होकर मृदा में मिल जाती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इनका विघटन होता है तो कार्बोहाइड्रेट से कार्बन निकलता है और प्रोटीन से क्या होता है? एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड से अमोनिया का निर्माण होता है। फिर नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोसोमनास है, उनकी उपस्थिति में नाइट्रेट व नाइट्राइट का निर्माण होता है। फिर ह्यूमस विभिन्न मृदा जीवों द्वारा निर्मित या मूल उत्तकों से रूपांतरित भूरा या गहरा भूरा एमोर्फस एवं कोलोइडल पदार्थ का प्रतिरोधी मिश्रण एवं जटिल रूप ह्यूमस कहलाता है। यानी जो सूक्ष्म जीवों और ऑर्गेनिक मैटर्स जब उनका विघटन होता है तब एक निश्चित संरचना और कोलोइडल पदार्थों का निर्माण होता है, जो कि मिश्रित और जटिल रूप में होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। फोल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड एवं ह्यूमिन ह्यूमस के अंतर्गत आते हैं। ह्यूमस गतिशील दशा में रहता है। ह्यूमस में 40 से 45% लिग्निन
तथा 30 से 33% प्रोटीन तथा शेष वसा, वैक्स एवं अवशेष पदार्थ होते हैं। लिग्निन एवं प्रोटीन का कुल अंश लगभग 70 से 80% होता है, इसलिए ह्यूमस को लिग्नो-प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 70 से 80% लिग्निन व प्रोटीन का अंश होता है। ह्यूमस में CN रेशियो 10:1 होता है तथा ज़्यादातर भारतीय मृदाओं में CN अनुपात लगभग 14:1 होता है। मृदा घोल से PO4- एनायन यानी ऋणायन अधिशोषित करने की क्षमता ह्यूमस में पाई जाती है, लेकिन अन्य ऋणायनों का अधिशोषण ह्यूमस के द्वारा नहीं होता है। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमस, क्या क्या इसके विशेषताएं होती है। तो ह्यूमस कोलोइडल कण यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, जो कि रवेदार, और उसकी प्रकृति क्या होती है, स्थायी कोलाइड्स का निर्माण नहीं होता है और ये बनते और बिगड़ते रहते हैं। ह्यूमस कोलाइड्स का जो सरफेस एरिया है वो सिलिकेट कले है उसके सरफेस एरिया से बहुत अधिक होता है। यह ऋणावेशित होता है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक व फेनोलिक वर्ग है जो वो आवेशित करते हैं किसको, ऋणावेश को। इनका ऋणावेश pH पर निर्भर करता है, यानी जब pH अधिक होगी तो उसमें ऋणायनों की संख्या अधिक होगी। OH- की जो कंसंट्रेशन है वो अधिक होती है, तो इनके ऋणावेश हैं वो अधिक pH पर अधिक होते हैं। फिर उसके बाद आता है CEC। तो ह्यूमस की CEC 150 से 300 सेंटीमोल पर kg सोइल होती है। उनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सिलिकेट कले की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होती है। प्लास्टिसिटी एवं कोहेंशन, सहसंजन बल जो होता है उसमें निम्न, ह्यूमस के अंदर निम्न होता है, इसलिए एग्रीगेट्स निर्माण एवं स्थायित्व पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिसिटी नहीं होने के कारण एग्रीगेट्स जो ढेलों का निर्माण है वो नहीं होता है। ह्यूमस प्राय ब्लैक कलर का होता है। ह्यूमस के साथ धनायन विनिमय कैटायन एक्सचेंज प्रतिक्रिया सिलिकेट की कले की तरह ही होती है। कार्बनिक पदार्थों के विघटन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। तब ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें टेम्परेचर, मॉइस्चर आदि का प्रभाव पड़ता है। मॉइस्चर, शुष्क क्षेत्रों में जब खाद के रूप में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा डाली जाती है तब मृदा में उपस्थित थोड़ा जल कार्बनिक पदार्थों के विघटन में प्रयुक्त हो जाता है, जिससे आगामी फसल को जल की कमी हो जाती है। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने के कारण भी जो कार्बनिक पदार्थ है उनका विघटन में प्रभावित होता है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर होने और निम्न टेम्परेचर पर उसकी विघटन की दर है वो कम या बढ़ जाती है। पहाड़ी एवं बहुत ऊंचे क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश कृषि जो मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 1% से अधिक नहीं होती है, और भारतीय मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा प्राय 0.5% होती है। जो ऑर्गेनिक कार्बन की जो रेटिंग क्लास में देखते हैं अपन 0.5% से 0.75% तक होता है, वो मध्यम ऑर्गेनिक कार्बन होता है। लेकिन 0.5 या कम है उससे तो वह निम्न ऑर्गेनिक कार्बन वाली मृदा कहलाती है। वतन एरेशन, कले मृदा में विघटन धीमी गति से होता है, क्योंकि एरेशन, प्रॉपर एरेशन नहीं होगा तो सूक्ष्म जीवों की जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद आता है CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। नाइट्रोजन युक्त सुधारक अमेंडमेंट्स मृदा में डालने पर CO2 का निष्कासन अधिक होता है और सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एवं अन्य पादप पॉलीसेकेराइड्स की अधिक हानि होती है। नाइट्रोजन की कम मात्रा या अधिक CN अनुपात विघटन प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, इसलिए विघटन प्रक्रिया की दर का अनुमान लगाने के लिए CN अनुपात का प्रयोग होता है। उपलब्ध नाइट्रोजन, कुल कार्बनिक पदार्थ एवं कार्बनिक विघटन की दर एवं उचित मृदा प्रबंधन विकसित करने में CN अनुपात महत्वपूर्ण होता है।
क्योंकि जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तब जो भूमि की नाइट्रोजन होती है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उस विघटन में काम में ले ली जाती है। इस कारण जब ऑर्गेनिक मैटर अपन डालते हैं भूमि के अंदर तो जो अगली फसल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। सामान्य मृदा में CN अनुपात 8:1 से 15:1 होता है। लेग्यूम्स और फार्म खाद में यह अनुपात 20 से 30:1 होता है। साडस्ट यानी लकड़ी का बुरादा उसमें कितना होता है 400:1 होता है, क्योंकि इसके जो विघटन की दर है वो धीमी होती है लकड़ी के बुरादे में। सूक्ष्म जीवों में यह 4 से 9:1 होता है और मृदा का CN अनुपात पौधों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के बीच का होता है। वार्षिक तापमान समान रहने पर आर्द्र मृदा की अपेक्षा शुष्क मृदा में CN रेशियो कम होता है। फिर उसके बाद आता है CN अनुपात की महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ CN रेशियो। 2 महत्व है। उपलब्ध नाइट्रोजन के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं के बीच प्रतियोगिता होती है जब मृदा में ऊंचे CN अनुपात वाले अवशेष को डाला जाता है। अनडिकम्पोजिट जो ऑर्गेनिक मैटर अपन डालते हैं उसमें क्या होता है CN अनुपात अधिक होता है, जिससे सूक्ष्म जीवों में नाइट्रोजन की और पौधों के बीच में नाइट्रोजन का जो संबंध है उसमें प्रतियोगिता हो जाती है। यह अनुपात मृदा में लगभग स्थिर होता है, इसलिए मृदा में कार्बन अर्थात कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति मुख्य रूप से मृदा नाइट्रोजन स्तर पर निर्भर करता है। अब जो विघटन शुरू होता है तब उसमें CN अनुपात तेजी से घटता है, क्योंकि कार्बन CO2 के रूप में निकल जाता है और नाइट्रोजन संरक्षित हो जाती है। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कितना होता है, तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 58 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन होता है। इसलिए 1 ग्राम कार्बन के अंदर कितना होता है ऑर्गेनिक मैटर, वो 1.724 होता है, जिसे अपन बेमलेन फैक्टर भी बोलते हैं। जब ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करते हैं या ऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं तो बेमलेन फैक्टर का यूज किया जाता है। जैसे भी लेबोरेटरी के अंदर अपन ऑर्गेनिक कार्बन निकालते हैं तो उस ऑर्गेनिक कार्बन को 1.724 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर प्राप्त होता है। और जो लकड़ी का विघटन है वो एक्टिनोवा स्टेज के द्वारा होता है, बाकी सेल्यूलोज का विघटन प्रक्रिया फंगस के द्वारा होती है। मक एवं पीट सॉइल्स। मक सॉइल्स एवं कार्बनिक पदार्थ पूर्ण रूपेण विघटित होता है। हाई डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तथा कार्बनिक पदार्थ मृदा में अच्छी तरह से मिश्रित रहता है। मक जो और पीट सॉइल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी अधिक होती है, जबकि पीट सॉइल्स में ज़्यादातर कार्बनिक पदार्थ विघटित होता है, यानी कम विघटित होता है और यह अधिक नमी की अवस्था में पाई जाती है। पीट मृदा अम्लीय होती है, जिसमें क्या होता है pH कितनी होती है 3.9 या इससे भी कम होती है। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10 से 40% होती है तथा पानी निकल जाने पर यह मिट्टी दहन के लिए उपयुक्त होती है। कार्बनिक पदार्थों की भूमिका, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ पोषक तत्वों का स्रोत होता है, खनिजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होता है और मिट्टी का लगभग 95% नाइट्रोजन तथा 33% फॉस्फोरस कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त होता है। कार्बनिक पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा सरल यौगिकों में रूपांतरण की क्रिया में होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को डिकम्पोजिशन कहते हैं। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर अपन डालते हैं उसमें जो भौतिक रूपांतरण अपन को दिखाई देते हैं, भौतिक व केमिकल जो परिवर्तन होते हैं उनको डिकम्पोजिशन कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थों के धीमी सड़न प्रक्रिया में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन व मैग्नीशियम अन्य तत्वों का खनिजीकरण यानी मिनरलाइजेशन होता है। कार्बनिक पदार्थ मृदा संरचना, जल निकास एवं वायु संचार, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, रासायनिक क्रिया की प्रति प्रतिरोधक क्षमता, बफरिंग कैपेसिटी एवं
विनिमय क्षमता एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ाता है। यह खनिज की घुलनशीलता को प्रभावित करता है तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए विकास के लिए ऊर्जा स्रोत का काम करता है। इसमें मृदा ताप को नियंत्रण रखने की क्षमता भी होती है।